नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली की छुट्टियों में यहाँ 4-5 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। अब तो मजे आ गए। लेकिन बेटा, अब त्योहार के मजे लेने के बाद अब पढ़ाई के भी मजे लेना शुरू करने हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिगो चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि इतिहास भी है। ये वो सच भी है जो महात्मा गांधी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। ये वो सच भी है कि कैसे चंपारण के गांव के जो लोग थे, जो शेयर क्रोपर्स थे, उनको कैसे ब्रिटिश सरकार से गांधी जी ने उनको आजादी दिलाई। आइए देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक क्लास इंडिगो चैप्टर की हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। और आपने देखा कि किस तरह से कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ला, याद है नाम राजकुमार शुक्ला किस तरह से गांधी जी को लेकर आया लखनऊ से, कहां, अपने चंपारण गांव में। और सबसे पहले वो कहां गए थे, ये बात तुम्हें बतानी होगी। जब गांधी जी लखनऊ से राजकुमार शुक्ला के साथ आए तो सबसे पहले वो किसके घर गए, ये जवाब तुम्हें देना होगा। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। आपने देखा कुछ कैरेक्टर्स जो हमें मिले हैं अब तक, वो है कि सबसे पहले दिखाया राजकुमार शुक्ला को कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने चले गए थे, उनको लेकर आए थे और चले गए थे सीधे किसके घर, ये बताना होगा आपको। नाम याद है उस बंदे का जिसके यहां गए थे? हम्म। तो प्यारे साथी, क्या आपको पता है वो आदमी कौन था जिसके यहां राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर गए थे? सबसे पहले किसके घर गए थे? जवाब चाहिए मुझे, उसके बाद ही आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। शाबाश, राजेंद्र प्रसाद। क्या बात है, राजेंद्र प्रसाद लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। याद है, नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट बने और साथ ही साथ इंडिया के भी ये प्रेसिडेंट। तो राजेंद्र प्रसाद के घर लेके गए और राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाकर गांधी जी को वहां के नौकरों ने क्या समझ लिया, अनटचेबल, अछूत मान लिया कि भाई गांधी जी जो है वो अनटचेबल है। यानी अगर ये किसी चीज को टच कर देंगे तो वो चीज कैसी हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। शाबाश, ये कहानी उस टाइम की है जब राजेंद्र प्रसाद के यहां लेके गए, राजकुमार शुक्ला लेकर गए थे गांधी जी को। तो अब गांधी जी ने जब वहां पता चला कि वहां वो है नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी वहां है नहीं, तो वो सीधे कहां चले गए? पहली देखो कौन सी जगह गए हैं, पहले गए हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर गए हैं गांधी जी। क्यों गए हैं? ताकि और ज्यादा जानकारी ऑब्टेन यानी प्राप्त कर सकें, इंफॉर्मेशन जो है और ज्यादा वो ले सकें। किसके बारे में? चंपारण का जो केस चल रहा है, चंपारण का जो मामला चल रहा है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकें। तो सबसे पहले कहां गए हैं? मुजफ्फरपुर गए हैं। ये याद रखना है तुम्हें, पूछूंगा मैं। अबाउट कंडीशंस दैट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, आगे चलते हैं। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। जब वो मुजफ्फरपुर गए, मुजफ्फरपुर जाने के बाद उन्होंने क्या किया, एक संदेश भिजवाया, टेलीग्राम, एक संदेश भिजवाया, एक खत भिजवाया। किसको? प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, कि भाई साहब मैं आ रहा हूं। यानी मुजफ्फरपुर में उनका एक दोस्त था जिसका नाम था जेबी कृपलानी, गांधी जी के दोस्त थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले खत भिजवाया किसको? जेबी कृपलानी को, कि भैया मैं आ रहा हूं। और ये आदमी जेबी कृपलानी कौन है? ये आर्ट्स कॉलेज के कौन है? प्रोफेसर हैं। कहां? मुजफ्फरपुर में। और यहीं गांधी जी जा रहे थे। तो गांधी जी ने कही, खत भिजवाया होगा कि जरा खबर भिजवा दो इसको, जेबी कृपलानी को, कि मैं आ रहा हूं मुजफ्फरपुर में। तो भैया उसने, जो जेबी कृपलानी ने तैयारी शुरू कर दी, गांधी जी आ रहे हैं, ये whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। और जेबी कृपलानी से गांधी जी की मुलाकात कहां हुई थी पता है? शांति निकेतन स्कूल में।
टैगोर से शांति निकेतन स्कूल में मुलाकात हुई थी, ये यहां से इनके दोस्त बने थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, आधी रात को ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर पहुंच गई। 15 अप्रैल 1917 का ये दिन था। हमसे सुनते रहे ना हर एक चीज को, भाई साहब पूछूंगा तुमसे, हाँ ऐसे ही थोड़ी हल्के में ले रहे हो तुम, पूछूंगा तुमसे। 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई, रेलगाड़ी पहुंच गई। और पहले ही खबर क्योंकि जेबी कृपलानी पर थी, तो जेबी कृपलानी भगा भगा जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर चला गया कि चलो गांधी जी का स्वागत करेंगे, माला डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सबको लेके चला गया। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, कृपलानी जो है पहले से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको खबर थी गांधी जी आ रहे हैं। लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अपने साथ लेकर आए क्योंकि वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो बहुत सारे लोगों को लेकर आए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को जब लेकर आए हैं तो गांधी जी का स्वागत हुआ जी, माला वाला डनिए, लो जी गांधी जी आओ, अजय आओ भाई साहब आओ, अजय आओ पानी पी लो, भाई साहब बैठो जी बैठो, इस तरह से स्वागत हो रहा है। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहां 2 दिन रुके। कहां रुके? मुजफ्फरपुर में। किसके पास? जेबी कृपलानी के पास। जेबी कृपलानी से कहां मिले थे ये? कहां मिले थे? शांति निकेतन स्कूल में। बात सुन रहे हो? हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझते हुए चलना। तो गांधी जी 2 दिन रुके हैं मुजफ्फरपुर में, और फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, 2 days, 2 दिन रुके हैं बस ये वहां पर। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, किसके घर रुके हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर रुके हैं। अब दोनों बातों में फेर है, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें हो सकता है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। सुनो मेरे साथियों, हुआ क्या है, गए हैं मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर गए हैं। मुजफ्फरपुर किसके यहां गए हैं? जेबी कृपलानी के, जेबी कृपलानी। और मेरे साथी रुके कहां हैं? जेबी कृपलानी के यहां गए हैं मुजफ्फरपुर, लेकिन रुके किसके यहां हैं बेटा? मलकानी के यहां, मलकानी। इनके घर नहीं रुके, रुके मलकानी के घर हैं। ये आदमी प्रोफेसर है आर्ट कॉलेज में, और ये आदमी टीचर है, ये आदमी अध्यापक है। काय में? ये आदमी जो है एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। ध्यान से सुनना, क्या बात है जुबेर जी, बहुत बढ़िया, गजब एकदम। तो बेटा गए थे कृपलानी के पास, रुके किसके घर हैं? मलकानी के घर रुके हैं, और मलकानी एक स्कूल टीचर था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दूस डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर एट हार्बर like me in smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. ध्यान से सुनना, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उस जमाने में क्या था, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार थी, तो मेरे बच्चे कोई किसी को अपने घर में रुकवा नहीं सकता था, खासकर वकील को। गांव में कोई अपने घर नहीं रुकवा सकता था, इसीलिए वो जेबी कृपलानी के यहां नहीं रुके, मलकानी के यहां रुके। मलकानी ने 2 दिन उनको अपने घर ठहरा, क्योंकि मलकानी जो है बहुत जिगर वाला बंदा था। बोले मैं देख लूंगा ब्रिटिश सरकार को कैसे ना रुकने देगी, आओ गांधी जी मेरे घर रुको। तो गांधी जी बता रहे हैं कि ये बहुत अजीब बात थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, बड़ी अजीब बात थी उन दिनों। गांधी ये बात बता रहे हैं, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट सरकारी नौकर, सरकारी जो प्रोफेसर है, सरकारी जो टीचर है, उसको ये, उसके लिए बड़ी अजीब बात थी कि किसी आदमी को अपने घर रुकवाना। आकाश राजपूत, थैंक यू बेटा। इन स्मॉलर लोकेलिटी, छोटे छोटे गांव देहातों में, द इंडियंस वर अफ्रेड, गांव वाले डरते थे, ना ना ना, टू शो सिंपथी, वो किसी पर दया नहीं दिखा सकते थे कि मेरे घर रुक जा, मेरे घर रुक जा। इस तरह से वो किसी को दया नहीं दिखा सकते थे मेरे बच्चे। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, ठीक है, वो सिंपथी नहीं दिखा सकते थे किसके लिए? वकीलों के लिए, ऑफ होम रूल। ये एक होम रूल था कि भाई कोई भी, ये होम रूल था कि कोई भी वकीलों को अपने घर में पनाह नहीं देगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रोहित शुक्ला जी,
बात आ गई समझ में? वो मलकानी के यहाँ क्यों रुके? गए थे जेबी कृपलानी के पास। रुके किसके हैं? मलकानी के पास, क्योंकि जेबी कृपलानी ने रुकने के लिए मना कर दिया कि भैया सरकार मना करे, हम ना रुकवाएंगे। तो इसीलिए वो मलकानी के यहाँ रुके हैं बेचारे, और वो भी कितने? 2 दिन रुके हैं। मतलब कितनी टेंशन थी, कोई किसी के घर रुक ही नहीं सकता था, पुलिस वाले पकड़ कर ले जाया करते थे। ये था ब्रिटिश सरकार का जो डर था लोगों के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन बाद में जो जूते पड़े हैं ना इन पे, बाद में जो लठ बजा इन पे ब्रिटिश सरकार पे, ऐसे भागे यहाँ, भागम भाग। बात क्लियर है? ये वाला जो ये जो यहाँ पर पैराग्राफ है ये क्लियर है? इसके लिए आप हर्ट की इमोजी भेज सकते हैं। सवाल क्योंकि मैं तुमसे करूंगा भाई। सीधे मुजफ्फरपुर गए हैं, मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी के पास जो है टेलीग्राम भिजवाया, खत भिजवाया कि मैं आ रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट लेके वो रेलवे स्टेशन पर आया, लेकिन रुके किसके यहाँ? मलकानी के यहाँ, क्योंकि सरकार ने मना कर रखी थी कोई भी आदमी, कोई भी आदमी, कोई भी आदमी जो है किसी भी वकील को रोकेगा नहीं, सिंपैथी नहीं दिखाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अजीब। राहुल मेरे बच्चे, क्यों भाई, क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? एकदम स्पष्ट क्लियर चाहिए मुझे, एकदम स्पष्ट क्लियर। हर एक वर्ड का चर्चा करूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा। शो का मतलब दिखाना होता है, शो, SHOW। सिंपति का मतलब दयालुता। दया नहीं कर सकता था कोई किस पे कि तू हमारे घर रुक जा, लठ बच जाएगा, उस पर पुलिस मारेगी उसे। अब तो कोई भी रुकवा लो, पहले ना रुकते थे कोई। आगे चलते हैं। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर टू चंपारण। भाई साहब, ये वाली जो खबर थी ना कि गांधी जी आए हैं, गांधी जी आए हैं, और उनका मिशन जो है वो पता लग गया कि वो क्यों आए हैं। वो ब्रिटिश सरकार से लड़ने आए हैं, वो चंपारण के लिए युद्ध लड़ेंगे। ये वाली जो खबर थी ना, मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक फैल गई। मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक ये खबर फैल गई कि गांधी जी जो है वो आए हैं। एडवंट, एडवंट का मतलब आने की खबर। गांधी इज एडवंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और वो किस मिशन से आए हैं, ये वाली खबर जो है मुजफ्फरपुर से लेके चंपारण तक फैल गई। भाई साहब चारों तरफ, वो गांधी जी आए हैं, चैंपियन आया, चैंपियन, ये अब हमें बचा लेगा अंग्रेजों से, अब चंपारण का युद्ध हम जीत जाएंगे, लड़ाई हम जीत जाएंगे, ऐसी खबर फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट। और जो चंपारण के लोग थे, क्योंकि गांधी जी तो कहां रुके हुए थे? मुजफ्फरपुर। तो चंपारण से लोग जो है, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो वो किसान थे, बटाईदार थे, जो खेतों में बटाई का काम करते थे, वो पैदल पैदल आना शुरू कर दिए। सब आना शुरू कर दिए, चलो चलो गांधी जी से मिलने चलने, चलो चलो गांधी जी से मिलने चलने, जो हमारे लड़ाई करना है हम उससे मिलने चलने। इस तरह की बातें वहां पर होने लगी, तो पैदल पैदल ये लोग आना शुरू हो गए। बाई कन्वेंस, और कुछ लोग तो घोड़ा गाड़ी से भी आने लगे। चलो चलो टिक 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 टिक, घोड़ा घोड़ा जो है उसको लेकर वो चलने लगे कि हम मिलकांगे, जो हमारे लिए लड़ने आया उस आदमी को देखने जा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त पे इंस्टाग्राम नहीं थी कि गांधी जी का फोटो देख लें कि ये गांधी जी हैं, तो गांधी जी को फेस से देखने के लिए सब पैदल पैदल आ रहे हैं। कोई घोड़ा गाड़ी से आ रहा, कहां से आ रहा है? मुजफ्फरपुर आ रहा है, कहां से? चंपारण से। टू सी देयर चैंपियन, अपने हीरो को देखने के लिए आ रहे हैं। ये हम जा रहे हैं गांधी जी को देखने। ऋतिक कद्यम बेटा। हार्बर का मतलब होता है पन्हा देना, मोहिनी चौहान। हार्बर का मतलब रुकवाना, स्टे कराना, पन्हा देना। मिडनाइट, आधी रात। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को भी बुला गया कि जाओ रे, सारे सारे लॉयर्स को बुला के लाओ। गांधी जी ने कहा सारे लॉयर्स को बुला के लेके आओ गांधी जी के पास, क्योंकि वो गांधी जी को बताएंगे कि इस केस में क्या चल रहा है। क्योंकि गांधी जी तो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तो गांधी जी के लिए सारे जितने भी वकील थे सबको बुलाया गया कि आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, तुम गांधी जी को एक्सप्लेन करो कि क्या चल रहा है। ब्रीफ मतलब एक्सप्लेन करना, ब्रीफ एक्सप्लेन करने कि अरे, क्योंकि इससे पहले भी तो केस लड़े होंगे वहां के लॉयर्स ने, तो उन लॉयर्स को बुलाया जा रहा है, वंशिका देवी जी, कि आओ जी आओ, तुम भी गांधी जी को बताओ कि क्या क्या हुआ है इस केस में।
दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट, क्योंकि दे मतलब वहां के जो वो एडवोकेट थे, जो वहां के वकील थे, उन्होंने क्या किया था, लगातार फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट मतलब उपस्थित किया था किसको, गरीबों के ग्रुप को, जो गरीब किसान थे उनको ग्रुप को रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में। यानी वो सारे के सारे वकील लड़ रहे थे गरीब किसानों की तरफ से। उन सभी को बुलाया गया कि तुम भी आ जाओ, गांधी जी को एक्सप्लेन करो कि क्या क्या चला है इस केस में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने कहा गांधी जी ये चल रहा है इन केसेस में, और ये हमारी फीस है, साइज ऑफ फी, फीस भी बता दी कि हम इतने पैसे ले रहे हैं इनसे, गरीब किसानों से। गांधी जी को कहने लगे कि गांधी जी ये बात चल रही है, देखो ऐसे मैं एक्सप्लेन करूं, गांधी जी ये तो रही फाइल, ठीक है, ये फाइल है जी इस केस की, ठीक है, ये इस केस की फाइल है गांधी जी, जो भी चल रहा है इस केस में, और इतने पैसे हम इनसे ले रहे हैं। अब गांधी जी को जब ये पता लगा कि भाई लोगों से, गरीब किसानों से पैसे ले रहे हैं, भाई साहब गांधी जी के तन बदन में आग लग गई। बोले ये तो बहुत गलत बात है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने डांटा लॉयर्स को, अरे शर्म लिहाज ना तुम्हें, काय को फीस ले रहे हो इनसे, इतने बड़े बड़े पैसे ले रहे हो तुम इनसे, फीस ले रहे हो लड़ने की, इनसे कोर्ट में लड़ने की। बताओ गरीब किसान है, कहां से पैसे लाएंगे तुम्हारे। बंदरगाह भी होता है सोनिया बेटा, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, वहां पर शिप जो है स्टे करते हैं, तो रेस्ट करते हैं, तो हार्बर का मतलब क्या हुआ, स्टे करना, रेस्ट करना, ठीक है। तो गांधी जी ने खूब डांटा, अभी तुम इतनी बड़ी फीस ले रहे हो उनसे, शर्म लिहाज ना तुम्हें। गांधी जी ने खूब डांटा। चाइल्ड का मतलब क्या है, डांटना, खूब डांटा, हे तुम्हें शर्म लिहाज ना, तुम इन सब गरीब आदमियों से तुम पैसे ले रहे हो, हैं तुम्हें बिल्कुल लिहाज ना रही। इस तरह से खूब डांटा गांधी जी ने। डांटने की बात भी ही, एक तो गरीब किसान, ऊपर से तुम इनसे पैसे ले रहे हो, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, सभी जनता से, जितनी भी जनता वहां खड़ी थी सबसे कहा, भैया मैं एक निष्कर्ष पर आया हूं, बैठो बैठो भाई साहब, हेलो, बैठो, मैं एक निष्कर्ष पर आया हूं। क्या निष्कर्ष है, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स, और कहा कि हमें अब ये कानून के जो कोर्ट हैं इनमें जाना बंद कर देना चाहिए। गांधी जी ने कहा आज के बाद ना तो मैं कोर्ट जाऊंगा, ना तुम कोर्ट जाओगे, ना ये वकील जो खड़े हैं ये कोर्ट जाएंगे, इस केस को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। इकरा चौधरी कह रही है कन्वेंस का मतलब होता है आना जाना, आयात निर्यात जिसको कहते हैं बेटा, स्कूल में नहीं कन्वेंस बस लगी होती है। तो गांधी जी ने कहा, ओए सुनो, एक कंक्लूजन पर आए हम, एक निष्कर्ष ये निकाला है, अब के बाद कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा ऐसे केसेस को लेके। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, उन्होंने कहा ऐसे केस को लेकर अगर तुम जाओगे कोर्ट में तो ये अच्छा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइक, उन्होंने कहा यार ऐसे केसेस को ले जाना फायदेमंद नहीं है कोर्ट में, क्योंकि ये जो गरीब किसान है ना, ये क्रस्ड हैं, दबे हुए हैं, ये विवेक पटेल, ये डर के मारे स्ट्राइकन है, डर के मारे हुए हैं, ये दबे हुए हैं। ऐसे केसेज को कोर्ट ले जाना बेवकूफी है, कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। गांधी जी ने मना कर दिया। फ्रीक्वेंटली का मतलब लगातार बेटा, वंशिका जी। हाँ जी, एडवेंट आने की खबर, चौधरी जी बहुत बढ़िया। क्विकली का मतलब जल्दी से, नहीं टेलीग्राम चलता नहीं था तमन्ना जी, टेलीग्राम जो है खत को बोलते हैं, खत मतलब खबर, ठीक है। तो गांधी जी ने कह दिया, ओए सुनो, कोई नहीं जाएगा आपके इसमें लेके, ये आदमी डरे हुए हैं, इनके डर को निकालना है गरीब किसानों के, ये तो दबे हुए हैं, इनके केस को ले जाकर फायदा क्या है कोर्ट में, कोई फायदा नहीं है। चाइल्ड बेटा, ये चाइल्ड का मतलब डांटना होता है।
हाँ जी बेटा राहुल मिश्रा जी, प्लीज टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। विवेक पटेल, ओके, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। उन्होंने कहा ये कानून के जो कोर्ट्स हैं, ये जो ये जो कोर्ट बना रखे हैं लोगों ने, ये बेकार हैं, यूजलेस हैं, इनके लिए कोई फायदा नहीं है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। बहुत तकड़ी मूवी है, वेब सीरीज है पूरी, टेंशन मत लो, दिमाग में फिट कर दूंगा दिमाग में। एक भी बच्चा अगर बना रहा ना मेरे साथ, जिंदगी में तो ये कहानी भूल लेना दूंगा भाई साहब मैं। ठीक है। एडवोकेट का मतलब होता है बेटा वकालत करना। जो वकील होते हैं उनको एडवोकेट बोला जाता है। और एक वर्ब भी है एडवोकेट, उसका मतलब है वकालत करना, तरफदारी करना। हाँ जी अजय कुशवाहा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। स्प्रेड का मतलब फैल जाना। क्रश्ड का मतलब दबे होना, क्रश्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंपथी का मतलब होता है बेटा दया, दयालु, दया भाव। फियर स्ट्राइकन का मतलब होता है डर में दबे हुए, कुचले हुए। फियर स्ट्राइकन, डर बैठ गया इनके अंदर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द रियल रिलीफ फॉर दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। बोले कि अगर असली आराम तुम्हें चाहिए, अगर असली आराम, अगर असली रिलीफ तुम इन लोगों को देना चाहते हो, तो फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। तुम्हें ब्रिटिश सरकार के जो डर है उससे निकालना होगा। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू द लार्ज एस्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants। जो वहां की चंपारण की जो जमीन थी, वो बड़े बड़े जो चक बने हुए थे, बड़े बड़े जो खेत बने हुए थे, उपजाऊ जमीन जो थी, उनका मलिकाना हक किसका था? अंग्रेजों का। और उन पर काम कौन करता था? गरीब किसान। इंडियन टीनेंट्स का मतलब गरीब किसान। टीनेंट्स भी फार्मर के लिए आता है मेरे बच्चे। फार्मर हो, शेयर क्रॉपर हो, या फिर पीजेंट हो, ये सब के सब सेम वर्ड्स हैं। आई वांट टू डाई राहुल मिश्रा। ओहो। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। ये है कलेश की बात कि वहां सबसे ज्यादा जो बिकने वाली जो कमर्शियल क्रॉप थी, मैं कहूं जिससे व्यवसाय वो लोग करते थे, बिजनेस वाली जो फसल थी वो थी इंडिगो। दिस वॉज द मेन पॉइंट एंड दिस वॉज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, यू नो, इंडिगो। इसके बारे में ही तो बात करनी है आज हमें। इंडिगो मतलब नील की खेती। सबसे ज्यादा महंगी फसल ये बिकती थी। और इसके लिए ही ये अरेंजमेंट था कि 15% ही सिर्फ तुम बो सकते हो। 100% अगर तुम्हारे पास जमीन है तो उसमें 15% तुम्हें इंडिगो बोना होगा। और जितनी भी इंडिगो उससे निकलेगी, उस जमीन से, वो सारी की सारी सरेंडर कर दे रही होगी इंग्लिश यानी ब्रिटिश सरकार को एज अ रेंट। यही तो कलेश था। अब सबसे ज्यादा कीमत की बिक रही है इंडिगो। अब एक बात तो बताओ, वही बो रहे हैं और वही जमा हो रहे हैं, तो फिर ये खाएंगे क्या गरीब किसान? तो ये कलेश था, ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के लोगों के साथ ये कलेश कर रखा था। एडवोकेट और लॉयर में क्या फर्क है मेरे बच्चे? एडवोकेट और लॉयर, लॉयर वो होता है जो लॉ करके आता है, यानी जो एलएलबी कर लेता है। और एडवोकेट वो होता है जो बार ऑफ काउंसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा देता है, उसको फिर परमिशन मिल जाती है केस लड़ने की। अगर मैं एलएलबी कर लूं तो मैं लॉयर बन गया, लेकिन मैं जाकर केस नहीं लड़ सकता। केस मैं जब ही लड़ूंगा जब मैं एडवोकेट बन जाऊंगा। एडवोकेट जब बनूंगा जब मैं बार काउंसिल का टेस्ट पास कर लूंगा। ठीक है भाई, ये अंतर है धर्मेंद्र गौतम। तो यहां तक की बात बताइए, एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर हम बता सकते हैं यस सर एवरीथिंग इज क्लियर। शाबाश। पीजेंट का मतलब गरीब किसान। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मैं यही हूं, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। अरेबल का मतलब होता है उपजाऊ जमीन। मैं बता रहा हूं देखो, अरेबल का मतलब उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जमीन जितनी भी थी चंपारण में, वो बड़े बड़े हिस्सों में बटी हुई थी। उनका अधिकार इंग्लिशमैन यानी अंग्रेजों पर था और काम करते थे भारतीय किसान। और सबसे मुख्य जो कॉमर्शियल क्रॉप थी, यानी बेचने वाली जो क्रॉप थी, यानी जिससे पैसे वैसे आते थे, उसको, वो कौन सी थी? वो थी इंडिगो यानी नील की खेती। सवाल पूछे मुझसे प्लीज।
आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर डाउट्स। एक भी डाउट नहीं आना चाहिए मेरे बच्चा, एक भी डाउट नहीं आना चाहिए ना बाबा, ना क्लास पढ़ रहे हो और क्लास के बाद भी डाउट, जिंदगी बेकार। बताओ। हर एक चीज पर पहलू है। तो लड़ाई थी इंडिगो के ऊपर। अभी बताऊंगा मैं तुम्हारा अरेंजमेंट क्या था। मुझे तो लगता नहीं कोई समस्या हो, है तो मुझे बता देना प्लीज। हर एक चीज का पहलू है, हर एक चीज को समझते आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया कलेज वाली बात। The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with Indigo and surrendering the entire Indigo harvest as rent. अब दिक्कत ये थी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने ये व्यवस्था बना रखी थी कि अगर ये खेत हैं, ये खेत हैं, इस खेत का 15% हर किसान को इंडिगो बोना होगा। नील की खेती बोनी होगी 15%। इस पर चाहे तुम कुछ भी बोलो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंडिगो नहीं बोना। इंडिगो सिर्फ खेत का 15% ही आप बो सकते हो, ठीक है। 85% चाहे कुछ भी बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते थे 85% कुछ भी बोलो, लेकिन 15% इंडिगो ही बोना है। और 15% इंडिगो से जितनी भी फसल मिलेगी वो सब की सब जमा कर देनी है किसको? ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कर देनी है। क्यों जमा कर देनी है? रेंट के तौर पर, किराए के तौर पर। जो जमीन तुम बो रहे हो, जोत रहे हो, ये किसकी है? ब्रिटिश सरकार की। तो ये जमीन का 15% रेंट के तौर पर ये जमा कर देते हैं सारी की सारी फसल को ब्रिटिश सरकार को। अब सबसे ज्यादा पैसे किससे आ रहे हैं? नील की खेती से। नील की खेती बो नहीं दे रहे, बो नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने मना कर रखी है। तो वो अगर बोनी है तो 15% बोनी है, और वो भी जमा करनी है ब्रिटिश सरकार को। वो खुद बेचेगी, वो खुद खाएगी पैसे। ये था वहां का अरेंजमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं वहां का अरेंजमेंट तुम्हें समझ आ गया। जो एग्रीमेंट हो रखा था उनका ये था। देखो, कंपेल्ड मतलब मजबूर। लैंडलॉर्ड जो है मजबूर करते थे सारे गरीब किसानों को कि वो बोएं 3/20 ऑफ और 50% of their holdings with Indigo and surrendering the entire Indigo harvest as rent. और जो भी इंडिगो पैदा होगी वो जमा कर दोगे रेंट के तौर पर। अब इसमें 2 डिजिट दी गई हैं, 3/20 या फिर 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स। बात समझ रहे हो? 3/20 को अगर देखें तो क्या है, ये ना 3/20 का भी तो ये मतलब है। देखो 3/20 ये ना 15%। 3/20 3/20 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो उड़ गई, 2×5 = 10, 3×5 = 15, ये तो 15% है। तो 3/20 का हो या 15% का हो, 3/20 भी बराबर है किसके? 15% के। तो ये बो रखा था, ये है ना, ये दोनों एक ही टर्म है, या तो 3/20 का हो या 15% का हो, कि पूरे खेत का 15% बोना है क्या? नील की खेती। और जितनी खेती हुई है वो जमा कर देनी है किसको? ब्रिटिश सरकार को। किसके तौर पर? रेंट के तौर पर। ठीक है भाई, शाबाश। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये बड़े लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन की बात है, सालों साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब यहां से टर्निंग पॉइंट आया, पता है इनकी जिंदगी का। यहां से टर्निंग पॉइंट ये आया कि अब क्या हुआ, जर्मनी नाम के देश ने इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। यानी जर्मनी नाम के देश में क्या हुआ, अब खेती, नील की जो खेती है वो खेत में ना होके मशीन से वो नील बनाएंगे। देख लिया बेटा, सीख जी, मैंने बात करते हैं इस बारे में। बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ,
जर्मनी नाम के देश ने मशीनों के द्वारा नील की खेती बनानी शुरू कर दी। ठीक है, उसको बोला गया सिंथेटिक इंडिगो। मशीन के द्वारा बना गया इंडिगो, यानी मशीन से नील बनने लगा। अब खेती की कोई जरूरत नहीं थी, अब सिर्फ और सिर्फ मशीन से ही इंडिगो बनना था। अब इसका मतलब जो ब्रिटिश सरकार ने जो लोगों को अरेंजमेंट दे रखा, जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा कि 15% बो तुम, उसका तो कोई फायदा है नहीं, उसका तो कोई फायदा है नहीं। क्यों? उसका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अब सिंथेटिक इंडिगो बन गया। तो खेती कराने से क्या फायदा है, अब ये समझो। अब यहां से जो है चालाकी शुरू होगी। They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. फिर उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया, सारे किसानों को बुलाया कि भाई साहब यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। उनसे बैठक करिए, बोला कि तुम ये जो 15% का एग्रीमेंट चल रहा है इसको तुम खत्म करना चाहते हो? अब हाँ, क्योंकि किसानों के तो सरदर्द था ये अरेंजमेंट 15% वाला। उन्होंने कहा जी हाँ हाँ, हम तो ये खत्म करना चाहते हैं। अब किसानों ने कहा भाई हाँ जी खत्म करना चाहते हैं। तो सरकार ने ये बोला कि भाई जब तुम खत्म करना चाहते हो तो हमें कुछ कंपनसेशन दो, कुछ क्षतिपूर्ति दो, यानी एग्रीमेंट को खत्म करने के कुछ पैसे चाहिए हम जब खत्म करेंगे। अब खत्म तो सरकार को वैसे भी करना है, अब सोचा क्यों ना गरीब किसानों से चालाकी से पैसे भी ले लिए जाएं, खत्म तो करना ही है अरेंजमेंट को, उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है, क्योंकि इंडिगो बन गया है, अब सिंथेटिक मशीनों से बन रहा है। तो खेतों का क्या मतलब? तो अरेंजमेंट खत्म करने के भी पैसे ले रहे हैं, खत्म तो करना ही था ही नहीं ये। तो उसने कहा, ब्रिटिश सरकार ने शेयर क्रॉपर से कि भैया अगर तुम्हें खत्म करना है, रिलीज होना है, छुट्टी पानी है इस 15% के अरेंजमेंट से, तो हमें कंपेंसेशन दो, हमें पैसा दो, हम जब खत्म करेंगे। हाँ, अराइवल कह सकते हैं जुबेर। ठीक है, अब द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इरकसम। ये जो शेयर क्रॉपिंग था, ये जो फसल को बांटने का जो काम था, ये गरीब किसानों के लिए इरकसम था, यानी सरदर्द था, हेडेक जिसको कहते हैं। ये हेडेक थी किन के लिए? गरीब किसानों के लिए। तो उन्होंने सोचा यार खत्म करो 15, ये जो अरेंजमेंट है इसको खत्म करो, ले पैसे पकड़ो, ब्रिटिश सरकार को पैसे दे दिए, लो। टू द पीजेंट्स, गरीब किसानों के लिए सरदर्द था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत से लोगों ने जानबूझकर साइन कर दिया, रे लो पैसे लो, वो पकड़ो, अटेंशन खत्म करो, हम अपना आप बोलेंगे अब इंडिगो। लेकिन इनको क्या पता कि इंडिगो जो है, नील की जो खेती है, अब खेती करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मशीनों से नील बन रहा है। कौन बना रहा है? जर्मनी। टीनेंट्स का मतलब बेटा गरीब किसान ही होता है। इन्होंने साइन कर दिए, उनको मजे आ गए, अब तो अरेंजमेंट खत्म होगा, अब तो हम बोंगे नील की खेती और हम तो हम बेचे करेंगे, अब तो पैसा आएगा हमारे पास, ये ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन इनको क्या पता कि इंडिगो जो है सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है, अब केमिकल से बना रहे हैं नील। कौन बना रहा है? जर्मनी। दोज हु रेसिस्टेड, और कुछ लोगों ने मना भी किया कि भाई हम नहीं दे रहे पैसे, खत्म करना करो, मत करना मत करो, हमारे पास ना पैसे। उन्होंने लॉयर को हायर कर लिया, उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स, और फिर जमींदारों ने क्या किया? गुंडे मवालियों को हायर कर लिया, लोग तुम वकील करके लाओगे, हम गुंडे मवाली कर रहे हैं, लड़ाई होने को तैयार। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट। और जब ये लड़ाई चल रही थी उनकी, इधर से गुंडे आ रहे हैं, इधर से वकील उन्होंने कर लिए, इतनी ही बार जब वो लड़ाई चल रही थी, बीच में, मीनवाइल का मतलब होता है तभी, उसके बीच में ये खबर कि सिंथेटिक इंडिगो बन गया है, जर्मनी ने बना लिया है, ये उन अनपढ़ किसानों के बीच में ये बात फैल गई। ओ भाई साहब प्रशांत जी, जब गरीब किसानों को ये बोला, पता चला कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया और ये तो हमसे वैसे ही पैसे ले रहे हैं अरेंजमेंट खत्म करने के, इनको तो अरेंजमेंट खत्म करना ही था। अब वो भड़क गए, बोले जी हमारे पैसे वापस दो। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है ऐसा नील जो बन जाए, किसमें? मशीनों से बन जाए, केमिकल से बन जाए, खेती की जरूरत ना हो, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिगो। जब इनको पता चला तो जिन्होंने साइन किए थे, जिन्होंने पैसे दिए थे अरेंजमेंट को खत्म करने थे, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वो अपने पैसे वापस आए, भैया हमारे पैसे वापस दो, तुमने तो झूठ बोलकर हड़प लिए, तुमने तो ये पैसे ले लिए हमसे, हमें पैसे दो, तुम हमने जो हर्जाने के पैसे दिए, हमने जो कंपनसेशन के पैसे दिए वो पैसे दो। अब ब्रिटिश सरकार की लड़ाई
किसानों से ये थी कि जो पैसे तुमने लिए हैं हमसे उस अरेंजमेंट को खत्म करने के, वो पैसे हमें वापस चाहिए। ये लड़ाई थी। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इसी मौके पर गांधी जी भी वहां पहुंच गए। लड़ाई समझ में आ गई कि वहां लड़ाई क्या थी। एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर बताई कि पता चल गया जिस लड़ाई किस बारे में है। ही बिगेन ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। और गांधी जी ने ये केस शुरू कर दिया सच को जानते हुए। उन्होंने सच सुनना शुरू कर दिया, सबसे जो भी फैक्ट थे वो जानने शुरू कर दिए। वहां की लड़ाई बताइए प्लीज मुझे, कि लड़ाई तुम्हारे समझ में आ गई है, फिर से मैं बता सकता हूं। ठीक है, वहां लड़ाई क्या चल रही थी, क्या तुम्हें पता है? बताओ, शाबाश। वहां लड़ाई क्या चल रही थी, क्या तुम्हें पता है? बताओ। समझ में आ गई लड़ाई? मैं नींव तो फिर से एक बार बता सकता हूं बेटा। लड़ाई देखो क्या थी। लड़ाई ये थी कि जो हमारे किसान थे, किसान भाई, ठीक है मैं बता रहा हूं सुन लेना। किसान भाई क्या करते थे, अपनी खेती का 15% इंडिगो उगाते थे। क्योंकि इंडिगो जो थी महंगी फसल थी, महंगी बिकती थी बाजार में। महंगी फसल, महंगी फसल उगाते थे 15%, और सारी की सारी जमा कर देते थे ब्रिटिश सरकार को। क्यों जमा करते थे? क्योंकि ये रेंट भी देना होता था इन्हें, इस जमीन का रेंट। तो रेंट के तौर पर ये उगाते थे, सारी मेहनत करते थे और जमा कर देते थे ब्रिटिश सरकार को। इसमें ये नील की खेती नहीं बो सकते थे, ये मना था कि 85% तुम कुछ भी बोलो लेकिन सिर्फ नील की खेती 15% ही तुम्हें बोनी होगी, हर किसी किसान को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार इनसे ऐसे 15% लेती थी, 15% को बेचकर, उस इंडिगो को बेचकर पैसे कमाती थी, और बाकी अपने खेतों में जो भी बोते थे वो इनका होता था। अभी क्या हुआ है, एक सिंथेटिक इंडिगो बन गया है। सिंथेटिक इंडिगो बन गया। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब, जो काम खेतों में हो रहा था, उग रहा था, वो अब कौन बना रही है? मशीन बना रही है, केमिकल से बन रहा है। और ये काम किसने किया? जर्मनी ने ऐसा किया। अब जब जर्मनी ने ऐसा किया तो मेरे प्यारे साथी ये बात ब्रिटिश सरकार को पता लगी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा, यार जब बनी गया है तो अब तो इस फसल की कोई फायदा है नहीं बुआने का। एक काम करते हैं, इस अरेंजमेंट को खत्म करवाते हैं और इनसे पैसे हड़प लेते हैं, क्योंकि खत्म तो अरेंजमेंट करना ही करना है। तो इन्होंने सभी लोगों की बैठक बुलाई। बुलाने के बाद इनसे कहा कि हाँ भाई हाँ, तुम बताओ क्या तुम 15% के अरेंजमेंट से खत्म होना चाहते हो, छूटना चाहते हो? बोल लगे हाँ जी हाँ। सभी किसान ने हाँ कर दिया। तो हाँ कर दे तो इन्होंने कहा भाई तुम्हें कुछ हर्जाने के पैसे देने होंगे। हर्जाना यानी कंपनसेशन देना होगा, जब ही हम तुम्हें इस अरेंजमेंट से फ्री कर सकते हैं। बोले ठीक है पैसे ले लो। तो कुछ लोगों ने इनको पैसे जमा कर दिए और इससे फ्री हो गए। ठीक है जी, बहुत सारे पैसे इन पर पहुंच गए। पहुंच गए। अब पहुंच गए तो अब गरीब किसानों को पता चला कि जर्मनी ने इंडिगो बना लिया सिंथेटिक। अब गरीब किसान कहने लगे भाई साहब तुमने तो चालाकी करी है हमारे साथ, क्योंकि ये तो तुम्हें बंद करना ही था, क्योंकि इसका तो कोई फायदा है ही नहीं, ना हमारे लिए ना तुम्हारे लिए। तुमने तो पैसे हमसे जो है हड़प लिए हैं, अब हमारे पैसे वापस करो। ये ब्रिटिश सरकार से लड़ाई थी। और उसी समय पर पहुंच गए थे वहां पर गांधी जी। जब ये कहानी वहां चल रही थी तभी गांधी जी पहुंचे थे। बेटा नील तुमने से नहीं सुना? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं बेटे बच्चा। नील की खेती होती है, पहले जो है नील यूज हुआ करता था कपड़ों के लिए। ठीक है, ठीक है, पहले कपड़ों के लिए नील यूज हुआ करता था। कपड़ों में पहले नील लगता था मेरे साथी। आओ मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये देखो, ऐसी डब्बी देखी होगी आपने। ठीक है, इस तरह का नील होता है जो अब रंगोली वगैरह में भी यूज होता है। पहले ये कपड़ों में यूज हुआ करता था। ठीक है मेरे बच्चे, पहले ये कपड़ों में यूज हुआ करता था और ऐसे डब्बे में आता था। कभी ऐसे डब्बे में आता था, कभी ऐसे डब्बे में आता था। जैसे ऐड आता था नील की सफेदी, निरमा से आया निरमा नील, याद करो निरमा नील, वो भी तुमने सुना होगा निरमा नील। ठीक है, पहले निरमा वाला नील चलता था, सबसे अच्छा उसी को मानते थे। ठीक है, कपड़ों में लगा देते, व्हाइट कपड़ों में। ठीक है, ये देखो निरमा नील कहाँ गया? अब वॉशिंग पाउडर भी बना रही है निरमा।
पहले क्या करती थी, ये नील भी बनाती थी। ठीक है बच्चे, इस तरह से। तो ये वहां चीजें चल रही थी। ठीक है, वहां जो है ये नील जो है बो रहे थे खेतों में। देखो ऐसी डब्बी में आता था नील, याद हो तो तुम्हें, देखा होगा तुमने घर परिवार में। ये रहा उजाला, देखो उजाला नील, ये देखो, ये है नील। हाँ, किसानों पर नील की खेती कराने पर रोक थी, यही तो बात थी। सिर्फ 15% ही बो सकते थे वो। तो अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है। ये गड़बड़ चल रही थी वहां पर मेरे बच्चे। ठीक है, तो महंगी फसल थी, 15% ही बोनी थी, और वो भी सरकार ले लेती थी, तो उनका क्या फायदा। उसी समय पर गांधी जी आ गए जब इन्होंने पैसे जो है हड़प लिए थे कि भाई हरजाने के पैसे दे दो तुम हमें, हम ये अरेंजमेंट खत्म कर देंगे। तो गरीब किसानों ने दे दिए। अब देने के बाद जब इनको पता चला गरीब किसानों को, यार सिंथेटिक इंडिगो बन गया, इसका तो कोई फायदा है ही नहीं, ये तो इन्हें खत्म ही करना था, फिर इन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस दो। ठीक है भाई, ये थी कहानी मेरे बच्चे। अब इसे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इस कहानी को, अब हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ेंगे तो ये कहानी तुम्हें समझ नहीं आएगी, छोटी छोटी करके इसे कल परसों तक हम निपटा देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, नील की खेती आपको पता चलेगी है। मिलते हैं फिर, तब तक प्यारे बच्चों, नमस्कार।